हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा पार्ट 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम इसको देखेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, और वहां पर जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे फ्रांस के, उनमें किस तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी का एक सेंस बिल्ड हुआ, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस बने इसके बारे में। अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो 1789 में हुई, ये यूरोप के अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म के कंसेप्ट का। जो नेशन के कंसेप्ट को बिल्ड किया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही किया। बट फ्रांस में ये जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, जो ये नेशन का कंसेप्ट आया, वो कौन सी सिचुएशंस के थ्रू आया, वो हमें याद रखनी है, हमें उनको पढ़ना है। तो जो पहली सिचुएशन थी बच्चे, वो थी द आइडिया ऑफ ला पैत्रे और ले सिटियन। दी ला पैत्रे क्या था बच्चे? फादरलैंड। इसका जो मीनिंग है वो क्या है? फादरलैंड, पितृभूमि। और उसके बाद ले सिटियन का मतलब है दी सिटीजन। इसने क्या किया? लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट एंजॉय करने के लिए क्या किया? मोटिवेट किया कि आप क्या कीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आइए, आपका ये फादरलैंड है, आप इसके सिटीजन हैं, और आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करें? सारे का सारा अपना राइट्स को एंजॉय करें। इसने वहां पर एक ऐसा सर्कमस्टांस बना दिया जिससे कि लोग अपने आप को क्या महसूस करने लगे? एक महसूस करने लगे। उसके बाद बच्चे दूसरा, न्यू फ्लैग। अब देखो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक फ्लैग को अडॉप्ट किया जो कितने ट्राई कलर था, यानी कि 3 रंग थे उसमें, और इस फ्लैग ने वहां के रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था उसको चेंज कर दिया, यानी कि उसकी जगह पर क्या आ गया? ये आ गया। तो जो ये फ्लैग था, ये ने क्या कर रहा था? एक आइडेंटिटी दे रहा था कि ये कहां के रहने वाले हैं, कहां के सिटीजन हैं? फ्रांस के। तो जो ये चीज थी, इसने भी वहां पर नेशन के कंसेप्ट को बढ़ाने में काम किया। उसके बाद बच्चे हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है दी स्टेट जर्नल। अब क्लास 9th का ये चीज आ गया। क्लास 9th में आपने देखा था स्टेट जर्नल को बनाया गया। स्टेट जर्नल में एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट दिए गए थे, और ये क्या थी? एक इलेक्टेड बॉडी थी, और बाद में जाकर इसका नाम क्या हो गया था वहां पर? नेशनल असेंबली। और जो इसका काम क्या था? लॉ मेकिंग का, फ्रांस के लोगों के लिए लॉज बनाना। ठीक है, तो एक बॉडी क्या कर रही है? सभी लोगों के लिए अगर लॉ बना रही है, तो वहां पर भी क्या होगा? जो कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस है वो ऑटोमेटिक क्या होगा? इनहांस होगा, वो बढ़ेगा। इसने भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट बच्चे, न्यू हेमन्स एंड ओथ्स टेकन। फ्रांस में बहुत सारे कुछ नए नेशनल सॉन्ग्स, बहुत सारी पॉइंट्स जो कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज पर बेस्ड थी, उन्होंने भी क्या किया? लोगों की मेंटेलिटी को इंप्रूव किया, और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? नेशनलिज्म की तरफ, यानी कि नेशन के कंसेप्ट की तरफ। अगला बच्चे, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एक सेंटर अगर सभी को कंट्रोल कर रहा है, सेंटर से सारा कुछ चल रहा है, उनको यूनिफॉर्म लॉज काम कर रहे हैं वहां पर। एक लॉ अगर किसी भी एरिया के पर्संस को एक लॉ क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, तो वहां पर ऑटोमेटिक क्या होंगे? वो आपस में जुड़ जाएंगे, किसी ना किसी इशू पर भी जुड़ जाएंगे। यहां पर भी क्या हुआ? एक यूनिफॉर्म जो लॉज थे वो काम कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया? इनको एक करने का प्रयास किया, यानी कि इनमें कॉमन आइडेंटिटी को क्या किया? इनहांस किया। उसके बाद बच्चे लास्ट है इसका, फ्रेंच बिकम कॉमन लैंग्वेज। वहां पर रीजनल डायलेक्ट्स भी थे, यानी कि कुछ रीजनल लैंग्वेज भी थी जो लोग आपस में बोलते थे। बट क्या हुआ? धीरे धीरे रीजनल डायलेक्ट्स का वहां पर क्या प्रभाव रहा? कम होने लगा। और किसका प्रभाव बढ़ने लगा? फ्रेंच लैंग्वेज का। और जैसे जैसे फ्रेंच लैंग्वेज कॉमन बनती गई, वहां पर अब एक लैंग्वेज वाला दूसरे लैंग्वेज एक ही डायलेक्ट में बात कर रहा है, यानी कि वो दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, तो लगता है कि अपने वाली फीलिंग आती है कि नहीं, ये
एक अपना ही है यार, अपने जैसी बोली बोलता है। तो ये जो सेंस था, इसने भी क्या किया, वहां पर जो कॉमन आइडेंटिटी है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है, वो क्या हुआ, उसको बढ़ाया। ये पॉइंट्स थे, ये सर्कमस्टांसेस फ्रांस में बने, जिससे कि लोग नेशन के कंसेप्ट को क्या करने लगे, अडॉप्ट करने लगे। और फ्रांस अपने टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं रहा, यानी कि अपनी देश तक, अपनी कंट्री तक सीमित नहीं रहा। उसने आगे भी क्या किया, यूरोप में भी कंट्रीज को इफेक्ट किया। अब जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का पता लगा अदर कंट्रीज में, तो वहां पर भी जैकोबिन क्लब बनने लगे। आपको पता है जैकोबिन का मेन रोल था हमारे यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में। आपने मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर का नाम सुना होगा, जो हेड था इसका। उसने जैकोबिन क्लब्स को क्या किया था, रेवोल्यूशनरी आइडियाज पर बनाया था। और वो धीरे धीरे क्या होने लगे, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इन जैसे सभी यूरोपियन कंट्रियों में बनने लगे, जिससे कि वहां पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे, उनका एस्टेब्लिशमेंट होने लगा। और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती रही। दूसरी चीज, यहां पर फ्रांस की आर्मी ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया यूरोप को इंप्रूव करने के लिए। अब फ्रांस की आर्मी क्या कह रही थी कि हम क्या करेंगे, यहां से एक बीड़ा उठाएंगे, यानी कि हम लीड करेंगे यूरोप को, और यहां पर जो भी मोनार्कीज है, जो अनकंट्रोल्ड पावर को यूज कर रहे हैं लोग, जो मोनार्क्स, उनको हम क्या करेंगे, अबॉलिश करेंगे, वहां से हटा देंगे। और फ्रेंच आर्मी ने एक मिशन लिया, और जिसमें कि वो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाकर उसको क्या करने लगी, सपोर्ट करने लगी। और वहां पर फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई थी, उसके प्रिंसिपल्स को क्या करने लगी, इस्टेब्लिश करने लगी। इन चीजों ने बहुत बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डाले हमारी यूरोपियन कंट्रीज पर। अब यहां पर एक आर्मी चीफ, या आप कह सकते हैं फ्रांस का डिक्टेटर, जिसे हम नेपोलियन का नाम देते हैं, जो नेपोलियन है, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। अब वो क्या करेगा, आर्मी को लीड करेगा, और वहां पर क्या करेगा, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज को एक्वायर करने का और वहां पर चेंजेस लाने का काम करेगा। अगर हम देखें, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था, ये आप ध्यान रखना। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि उसने 1804 में अपने आप को क्या कर लिया था, एक एज अ डिक्टेटर अनाउंस कर लिया था कि मैं फ्रांस का क्या हूं, एक सिंगल पर्सन हूं, जो कि फ्रांस के लिए क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, उनको तो इसने क्या किया, चोट पहुंचाया, यानी कि उसको तो ये इसने खत्म कर दिया जब अपने आप को एक एज ए डिक्टेटर काम करने लगा ये। बट ये एक चीज नहीं बोला, फ्रेंच रेवोल्यूशंस के प्रिंसिपल्स, जो भी फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुई थी, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, उसके जो मेन फोकस किया गया था जिन बातों पर, उनको इसने क्या नहीं किया, नहीं भूला। उनको इसने एस्टैब्लिश किया फ्रांस में भी, और देन इसने अपनी मिलिट्री के थ्रू अलग यूरोपियन कंट्रीज में भी पहुंचाने का काम किया। अब बच्चे, इसने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे, इसने एडमिनिस्ट्रेशन में को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाए थे, और एक कोड लेके आया था जिसे बोला जाता है दी सिविल कोड 1804, और इसे हम क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। और आप ध्यान रखना, इसका ईयर कौन सा है, 1804 में ये आया था। इसमें कुछ बातों को कहा गया, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को सेट किया गया, जो कि किसके बेस पर थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेस पर। यहां पर यह कह रहा है कि बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, यानी कि कई लोग वहां पर ऐसी क्लास थी फ्रांस में जिनको क्या थे, बर्थ के बेस पर कुछ स्पेशल राइट्स थे। अब ये कह रहा है हम उसे क्या करते हैं, अबॉलिश करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नहीं जी, हम उस तरीके के कोई बर्थ बेस्ड प्रिविलेज आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। दूसरी चीज इसने कहा, इक्विलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी बराबर हैं। कोई भले ही मिडिल क्लास फैमिली का है, भले ही वो कोई रिच क्लास फैमिली का है, भले ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है, किसी भी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको यहां पर क्या होगा, कोई भी स्पेशल राइट नहीं दिया जाएगा, और आप क्या हैं, इक्वल हैं बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी क्या हैं, बराबर। इस प्रिंसिपल को इसने एस्टेब्लिश किया।
थर्ड बच्चे, राइट टू प्रॉपर्टी। आपको भी पता है कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी, वहां पर जो फर्स्ट स्टेट था और सेकंड स्टेट था, उनके पास क्या था, सबसे ज्यादा लैंड था, और दूसरे जो सिटीजन्स थे, वहां के जो पीपल्स थे, उनको प्रॉपर्टी खरीदने का कोई राइट नहीं था। बट इसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे फोर्थ, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम मतलब जमींदारी जो प्रथा थी, उसको इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगला बच्चे, इसने पीजेंट सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज थे, उनको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये सर्फडम मतलब दास्ता, जो दास बनाया जाता था कुछ फार्मर्स को, उसको इसने क्या कर दिया, इलीगल बना दिया कि नहीं, अब कोई भी भाई पीजेंट क्या नहीं रहेगा, किसी का दास की तरह काम नहीं करेगा, स्लेव की तरह काम नहीं करेगा। और जो भी ड्यूज हैं, यानी कि जो भी अगर लोन लिए हैं किसी पीजेंट ने, किसी भी जमींदार से, लैंड ओनर से, तो उसको वापस करने की जरूरत नहीं है, उसको भी क्या कर दिया, उसने माफ कर दिया। उसके बाद बच्चे यहां पर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी क्या किया, खत्म किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या थी बच्चे, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो कि उसको चोक करके रखते थे, यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे ट्रेडर के जो वहां पर क्या करते थे, मार्केट को कंट्रोल करने का काम करते थे, और दूसरे जो न्यू ट्रेडर्स थे उनको मार्केट में नहीं आने देते थे। अब देखो, ये पूरी मार्केट को क्या करते थे, संभालते थे, चलाते थे, प्राइस को मैनेज करते थे, सप्लाई को मैनेज करते थे, जिससे कि इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। अब ये न्यू जो ट्रेडर्स आ रहे हैं, उनको मार्केट में क्या नहीं होने देते थे, घुसने नहीं देते थे। तो ये कहते हैं नहीं, अब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी और मैं इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या करता हूं जी, खत्म करता हूं। यहां पर सभी ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे से अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मैं इसे खत्म करता हूं। इसमें इसने और क्या किया बच्चे, नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया, इंप्रूव किया। इसको सुधारने का उसने क्या किया, ट्राई किया कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। इससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर हैं, वो क्या, उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो मार्केट में काम कर सकेंगे और जो उनका प्रॉफिट है वो क्या होगा, इसमें बढ़ने लगेगा। ये दोनों तीनों चीजों में। उसके बाद फिर से इसने मार्केट में एक रिफॉर्म किया, कॉमन वेट मेजर्स एंड करेंसी। ये कह रहा है कि पूरे फ्रांस के लिए क्या होगा, पूरे कंट्री के लिए क्या होगा, एक वेट होगा, कुछ मेजरमेंट्स यूनिट्स होगी और एक कॉमन करेंसी होगी। यानी कि ये नहीं है स्टेट टू स्टेट वेट्स और करेंसी वो क्या करेगी, वेरी करेगी। यानी कि ए स्टेट, बी स्टेट है फ्रांस का, ए में कुछ और चल रही है करेंसी और बी में कुछ और चल रही है। नहीं, जो फ्रांस की टेरिटरी या किसी कंट्री की टेरिटरी में आ रहा है, वहां पर कॉमन वेट मेजर्स होने चाहिए और कॉमन क्या होनी चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। इन जो कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, दी सिविल कोड या नेपोलियन कोड। अब बच्चे नेपोलियन ने ये फ्रांस में तो स्टैब्लिश किया ही, फ्रांस में ये रिफॉर्म्स किए, उसके बाद इसने बहुत मिलिट्री अटैक्स भी किए अपनी नेबरिंग कंट्रीज पर और अदर यूरोपियन कंट्रीज पर, और वहां पर जो प्रतिक्रिया रही इसके लिए, नेपोलियन के लिए, वो मिली जुली रही। कहीं पर इसकी पॉजिटिव रही और धीरे धीरे जो ये पॉजिटिव थी वो नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि पहले क्या मानते थे, मॉडर्नाइजर मानते थे किसको, नेपोलियन को, कि ये क्या करेगा, हमारे यहां पर मॉडर्न सिस्टम को स्टैब्लिश करेगा। बट क्या हुआ, धीरे धीरे नेपोलियन की जो मंशा थी, जो इच्छा थी, उनके बारे में उनको पता लग गया। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी सिटीज ने नेपोलियन का वेलकम किया, इनकी आर्मीज को वेलकम किया। क्यों किया, क्योंकि उनको लगता था कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को स्टैब्लिश कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीजों को लेके आएंगे। बट क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पर इसने टैक्सेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, उन फ्रीडम्स थी, उन्हें कम करने का ट्राई किया, सेंसरशिप को लेके आया और बहुत से लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट करने लगा अपनी आर्मी में, जिससे कि अपनी आर्मी की ये स्ट्रेंथ क्या कर सके, बढ़ा सके। इन चीजों की वजह से जो पॉपुलैरिटी थी नेपोलियन की, वो क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। यानी कि जो पहले
लोग इसका वेलकम कर रहे थे, अब नेपोलियन को अपना सबसे बड़ा एनिमी मानने लगे। तो ये जो हमारे दो टॉपिक्स हैं इनको हमने कर लिया है। यहां पर पहला टॉपिक हमने देखा स्टेप्स टेकन क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि ऐसी कौन से सर्कमस्टांसेस थे, ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिन्होंने फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्या किया, इंक्रीज किया। और दूसरा हमने देखा था द सिविल कोड ऑफ 1804 जो कि नेपोलियन लेके आया था, और काफी सारे इसमें क्या किए थे, इसने रिफॉर्म्स किए थे और बहुत सारी पॉलिटिकल फ्रीडम्स को इस्टेब्लिश किया था। ये टॉपिक हमारे क्या हैं, हिस्ट्री के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में हम यही टॉपिक्स करेंगे। अगली वीडियो में हम यूरोप के बारे में देखेंगे कि फ्रांस के बाद अब यूरोप में नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से क्या होगा, स्प्रेड होगा, किस तरीके से फैलेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे लिए बोरिंग भी नहीं होगा, और ये जो हमारी चीजें जो सिस्टमेटिक भी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।